नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे WHO के फेलियर और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है इस पेंडेमिक कोविड टाइम पीरियड में उसके मुख्य मुख्य क्या कारण रहे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि अगर WHO पूरी दुनिया को समय पे आगाह कर देता, समय पे सही इंफॉर्मेशन सही जानकारी दे देता, तो शायद दोस्तों जो पेंडेमिक ऑल ओवर दुनिया में इतने लार्ज लेवल पर फैला हुआ है, इतने अधिक लेवल पर फैला हुआ है, तो उससे शायद हम बच सकते थे। दोस्तों, WHO पर बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं इस कोविड पीरियड के टाइम पे, और उस आरोप का WHO को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीस का जो नोबेल प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे दिया गया है, ना कि WHO को। इसका दोस्तों जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है कि भैया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि जिन जिन देशों में बहुत बड़ी महामारी पड़ी, बहुत बड़ा ये पेंडेमिक सभी देशों में पड़ा है, वहां पे उस समय डब्ल्यू जो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने वहां पे मदद पहुंचाई दोस्तों। और सबसे बड़ा कि मदद पहुंचाने के साथ साथ लोगों को एक अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छा पहनना भी मुहैया कराया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। इसी को ध्यान में रखते हुए नोबेल कमेटी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया है कंपैरिजन टू WHO। अब WHO का दोस्तों तो आप सभी जानते हो कि किस तरीके से जो इमेज है वो सारी डाउन हो गई है। और इस कोविड फेलियर या कोविड-19 के टाइम पे WHO के बहुत बड़े बड़े फेलियर यहाँ पे सामने आए हैं। दोस्तों, पहली चीज ये है कि WHO सबसे बड़ा कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के चलते WHO ने कहीं ना कहीं दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है दुनिया के प्रत्येक कंट्री को वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखिएगा कि अभी कुछ टाइम पहले WHO ने कहा था कि भैया कोविड जो है वो डिस्टेंस अगर आप बनाते हो और सही तरीके से हैंड वॉश करते हो तो वो नहीं फैलेगा। ठीक है, एक फैक्ट है, सबने लोगों ने उसका आजमाया, उसका अप्लाई किया। और सबसे बड़ी चीज WHO ने ये कहा था कि भैया कोविड-19 जो है वो आपका एयर बबल्स या हवा में इस तरीके से नहीं फैलेगा। तो वो उनका एक फेलियर आया कि भैया बाद में पता चला कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो हवा में भी घूमते हैं, हवा में भी फिरते हैं। तो इससे भी लोग यहाँ पे कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं, कोविड-19 से यहाँ पे इफेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा फेलियर ये सामने आया कि WHO ने कहा कि चलो ठीक है, अगर किसी पर्सन को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया तो उस पॉजिटिव व्यक्ति को 14 दिन के लिए भैया क्वारंटाइन कर दो। 14 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं है। तो 14 दिन के अंदर उसको अगर हमने क्वारंटाइन किया और वो व्यक्ति सही नहीं हुआ दोस्तों, तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे केसेस आए कि जिनको 14 दिन के बाद रिलीज कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और बाद में पता चला कि वो तो पॉजिटिव था ही था, उसके अलावा और भी लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, उससे फैमिली के रिलेटिव और उससे जो दोस्त यार जो भी हैं उससे नाता रखने वाले वो लोग। बाद में WHO ने एक और यहाँ पे अपना जो वक्तव्य जारी किया कि भैया अब 28 दिन के लिए एक पर्सन को हम क्वारंटाइन में रखेंगे। 28 दिन के बाद वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद दोस्तों उसकी प्रॉपरली 2-3 और चेकिंग होंगी। इस तरीके से WHO ने पूरी दुनिया भर को इंफॉर्मेशन से अछूता रखा, इंफॉर्मेशन से उसको यहाँ पे दूर रखा। दोस्तों, इसी का खामियाजा WHO को एक तरफ से और भुगतना पड़ा। आप देखिएगा कि अमेरिका जो है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें सही तरीके से नहीं दी है, और हमारे देश यानी अमेरिका में कोविड के जो लोग हैं या कोविड-19 जो पॉजिटिव पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लार्ज लेवल पर हो रहे हैं, इसलिए हम तो आप पर प्रतिबंध लगाते हैं। और जो अमेरिका से दोस्तों सबसे ज़्यादा फंडिंग अगर WHO को मिलती थी तो वो मिलती थी USA से। अब USA ने कहा कि भैया हम तो नहीं देंगे 1 रुपया, क्योंकि आपने हमारे देश में कोविड-19 को
रोकने की बजाय उसको और फैलाने में यहाँ पे मदद की। और सबसे बड़ी चीज़, अमेरिका अभी तक दोस्तों WHO के ऊपर एलिगेशंस लगाता रहा है कि आपने मदद की है चाइना की, और अगर आपने चाइना की मदद की है तो भैया आप चाइना के पास जाएं और चाइना से ही आप अपनी भरपाई करें इन दिस फंड की, और जो भी आपकी इमेज है उसकी। तो WHO से अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए और कहा कि भैया अब तो हम बिल्कुल भी फंडिंग करने वाले नहीं हैं। तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है इन WHO और अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में। अब दोस्तों WHO ने एक और बहुत बड़ी गलती की है कि चाइना से जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसको WHO ने पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है ऑल ओवर वर्ल्ड। देखिएगा, पहले समझ में आया कि भैया जो कोविड वायरस है ये निकला है जो आपका चील बैट होता है यानी चमगादड़, उससे। बाद में दोस्तों पता चलता है कि ये तो चाइना की एक प्रोफेशनल वायरोलॉजिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, कुछ साइंटिस्टों द्वारा वहाँ पे मिसबिहेव हुआ है, कुछ उनकी रिसर्च में प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया और कोविड का प्रभाव पूरे ऑल ओवर चाइना के वुहान शहर में फैल गया, उसके बाद पूरी दुनिया भर में फैल गया। अगर दोस्तों सही समय पे WHO इस चीज का आगाह कर देता कि भैया पेंडेमिक टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड काफी आगे जाएगा, तो अगर ऐसा बोल देता WHO तो जो यातायात सिस्टम है पूरी दुनिया भर में वो यहाँ पे रुक जाता। और अगर यातायात दोस्तों कंट्रोल हो जाता तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेट हो रहे थे या ट्रांसफर हो रहे थे बाई एयर के थ्रू या फिर किसी और परिवहन के थ्रू, वो यहाँ पे ना जा पाते, तो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है, जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर चाइना में ही रहता और ना वो अमेरिका में फैलता, ना इंडिया में फैलता, ना रशिया में, यानी बहुत कम से कम यहाँ पे मात्रा में फैलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूजीलैंड में बहुत कम से कम वहाँ पे केसेस आए, मुश्किल से 2 या 3 केसेस देखने को मिले हैं इन कोविड-19 इन न्यूजीलैंड। और इसी तरीके से सिंगापुर में भी बहुत कम से कम केसेस मिले हैं। इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन ये है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट सजग थी। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पहले आगाह कर दिया था कि भैया एक अगर WHO की कोई भी गाइडलाइन आती है हम उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे, पूरी तरीके से उसको समझेंगे और अपने देश में किसी भी फॉरेनर्स को, किसी भी व्यक्ति को इस फिलहाल कोविड के टाइम पे एंट्री तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस तरीके का जो अनाउंस है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कम से कम केसेस देखने को मिले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, न्यूजीलैंड यहाँ पे कोविड फ्री बनने वाला भी पहला देश बना। उसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था गिरी है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इस दुनिया में और सबसे ज़्यादा हमारे इस भारत में। दोस्तों ये हैं WHO के भैया डायरेक्टर, जिनका नाम है एड्रोस अदानोम। यही हैं दोस्तों, ये मूल रूप से अफ्रीका के नागरिक हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और सौभाग्यवश इन्हें यहाँ पे WHO का डायरेक्टर भी बनाया गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर एक देश ने कोविड से बचने के लिए अपने देश में लोगों को फंड जारी किए। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे फंड जारी किया। उसके बाद भारत में भी आपने सुना होगा 20,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो भारत ने जारी किया था। लेकिन दोस्तों ऐसा हमें समझना चाहिए कि जब तक पेंडेमिक रहेगा तो पेंडेमिक के टाइम पे सभी लोग तो घर में थे, सभी लोग तो अपना होम टू वर्क कर रहे थे। अब जब होम टू वर्क कर रहे थे तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री बंद थी, जो घरेलू रोजगार थे या जो लोग छोटे छोटे रोजगार खोले हुए थे जैसे पाव भाजी लगाना, सड़क पे ठेलियाँ लगाना या छोटे छोटे आप देख सकते हैं फल सब्जी बेचना, सारी चीज़ें सभी बंद थी। अब जब दोस्तों छोटी चीज़ें बंद रहेंगी, छोटा लघु उद्योग बंद रहेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर एक लार्ज लेवल पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों उस टाइम पीरियड में वो इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता, हमें दिखता नहीं है और बाद में समझ में आता है कि भैया भारत की जो GDP है वो -9.23% के समथिंग यहाँ पे पहुँच गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि भारत की GDP 23.9
-23.9% की रेट से यहाँ पे पहुँच गई है। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 9.2% की रेट से जीडीपी यहाँ पे सरवाइव कर रही है भारत की। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया भारत की जीडीपी ना तो ब्रूस्टअप में है और ना ही बिल्कुल भुखमरी पे है। हम कह सकते हैं कि एक सर्वाइवेशन पे है, अपने आप को ब्रूस्टअप करने की कोशिश कर रही है किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी न किसी प्रकार से। अब हम बात करें इटली की, तो इटली में दोस्तों कोविड का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इटली की मैं तो इतना तक देखने को मिला है कि जो इटली के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनने यहाँ पे एक इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हो गए थे कि भैया मतलब सारा कुछ फेल हो गया और किस तरीके के लोग वहाँ पे मर रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर यूरोप की बात करें तो इटली में ही कोविड के जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो इटली की जो जीडीपी है -9.1% की रेट से डाउन हो गई। उसके बाद स्पेन की अगर बात करें तो 8.0% की रेट से डाउन चल रही है। फ्रांस की -7.2% की रेट से, एंड जर्मनी -7.0% की रेट से, एंड यूएस की -5.9% की रेट से, एंड जापान की दोस्तों -5.2। उसके बाद दोस्तों सिंगापुर -3.5 एंड साउथ कोरिया -1.2। यानी हम देखें तो हर एक कंट्री की जीडीपी माइनस में ही जा रही है, माइनस में ही चल रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे देशों की जहां पे कोविड बिल्कुल नहीं फैला, तो हम कह सकते हैं कि इस बात का कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया, माफ कीजिएगा, नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं जहां पे किम जोंग उन का राज है, उसने कहा है कि भैया हमारे देश में तो 1 या 2 कोविड के पॉजिटिव लोग आए थे, तो हमने तो उसी टाइम उनको गोली मरवा दी, उनको मरवा दिया और कह दिया कि हमारे देश में कोविड पॉजिटिव कोई भी होगा उसको जान से मार दिया जाएगा, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। इस तरीके का काम किया था भैया हमारे किम जोंग साहब ने। अब देखिएगा दोस्तों, ऑल ओवर दुनिया की जो जीडीपी है वो किस तरीके से डाउन हो गई हमारी। 2018 में काफ़ी यहाँ पे बूस्ट अप था, लेकिन 2020 में दोस्तों 3.04% की रेट से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 2% की रेट से, एंड दैट्स की 4% भी पहुँच गया। और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो भारत में दोस्तों एग्रीकल्चर का ज़्यादा रहा। उसके बाद इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का भी काफ़ी ऊंचा रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत में बहुत हमें कम देखने को मिला। सर्विस सेक्टर काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि होम टू वर्क जो है वो सर्विस ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड हो रही थी। चाहे हम एजुकेशन देख लें, किसी कंपनी के जो सर्वाइवर हैं उसको देख लें, वो भी अपना होम टू वर्क यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसको यहाँ पे फॉलो आउट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों नीचे जाते जाते 2020 में सारा सिस्टम नीचे चला गया और यहाँ तक कि जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो भी यहाँ पे -1% की रेट से डाउन चल रहा है ऑल ओवर दुनिया में। तो इस तरीके का जो जीडीपी इम्पैक्ट है वो हमें काफ़ी दिख रहा है, और यह दोस्तों संकेत होता है कि किसी देश को अगर कंगाल होना है, किसी देश को कगारी पे पहुंचना है, तो सबसे पहले उस कंट्री में दोस्तों जब तक आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, जब तक लोगों को आप एक एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तब तक आपकी जीडीपी बूस्ट अप कर ही नहीं सकती, जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती। अब चाहे कोई सरकार कोविड से लड़ ले या फिर अपने बेरोजगारी से लड़ ले, दो में से एक से लड़ सकता है, कि तो कोविड से या बेरोजगारी से। भारत ने दोस्तों कोविड से लड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में कम थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, लेकिन हम बिल्कुल कम नहीं कह सकते। अगर कंपेयर करें यूएसए से, तो यूएसए में दोस्तों बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं कंपैरिजन टू इंडिया, उसी प्रकार से इटली में ज़्यादा है कंपैरिजन टू इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी देश भारत से भी बेहतर इनने काम किया है कोविड-19 के टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने काफ़ी यहाँ पे अच्छा वर्क किया, लेकिन दो चीज़ें बड़ी खोदी हैं, उसको पाने के लिए भारत को कम से कम अभी 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। पहला तो रोजगार, और दूसरी चीज़ दोस्तों जो इकोनॉमी डाउन हो गई है उसको सही से पटरी पे लाने के लिए यहाँ पे 2025 तक अच्छे से लग सकते हैं, तभी जाके हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल पटरी पे आएगी दोस्तों। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि भैया अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसके तो
ख्वाब ही छोड़ दे भारत सरकार और भारत सरकार में हम लोग भी। तो क्योंकि दोस्तों अगर कोई चीज़ हवाबाजी की जाए तो वो सही नहीं होती। अगर हम फैक्ट पे बात करें तो उसके तथ्य मिलते हैं, भले ही वो हमें थोड़ा सा दर्द पहुंचाए, थोड़ा सा दुख पहुंचाए। क्योंकि दोस्तों वो बात सत्य होती है, वो बात सही होती है और सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है, चाहे कोई सरकार हो या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।